में नॉर्मली क्या होता है, एक जीएम होता है, उसके नीचे अलग अलग विभाग होते हैं, उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, है ना, हिसाबी विभाग, या प्रबंध विभाग, जो भी बोले, है ना। अभी उत्पादन के लिए, उत्पादन में भी हमने दो भाग कर दिए, क्रय विभाग और उत्पादन विभाग। यहाँ पे विभाग के हिसाब से अलग अलग भाग तो कर दिए, और ये उत्पादन विभाग वाला जो है अपने मजदूर पे या फिर सुपरवाइजर पे सीधा ही ध्यान रखता था। हाँ, सब कुछ मजदूर के ऊपर, क्वालिटी का भी ध्यान उत्पादन वाला रखता था, क्वांटिटी का मतलब गति का ध्यान भी उत्पादन वाला रखता था, उसका अनुशासन का कार्य, अनुशासन देखने का कार्य भी उत्पादन अधिकारी करता था, उसका मशीनरी के विभाग, मशीनरी को देखने के लिए वही काम करता था, हिसाब भी वही खुद रखता था उसका, उन लोगों का। अभी क्या हुआ कि समझ लो कि वो, उसको ऐसा लगा कि भाई मजदूर को मैं देखने जा रहा हूँ तो मेरे से ढंग से हिसाब नहीं हो पा रहा है ना। मतलब हर एक यहाँ पे एक हिसाबी प्रबंध अधिकारी तो पूरे धंधे के लिए है ही, लेकिन इसका हिसाबी कार्य जो है उसके लिए वो खुद हिसाब रखता था और बाद में इसको दे देता था, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हिसाब। लेकिन अभी उत्पादन बढ़ने लगा, कर्मचारी बढ़ने लगे, मजदूर बढ़ने लगे, उत्पादन का कार्य बढ़ने लगा, बहुत सारे कार्य उसके अंदर ध्यान देने को होते हैं। तो अभी उत्पादन विभाग ने क्या किया, उसने एक मतलब हिसाबी, एक स्पेशलिस्ट हिसाब वाला, हिसाब करने वाला, अकाउंट को देखने वाला उसने रख लिया, ताकि वो जो है पूरा का पूरा हिसाब देखेगा। मजदूर का जो भी हिसाब होगा वो हर एक, जो उत्पादन का कच्चा माल होगा, कच्चे माल के ऊपर मशीन में डालेगा तो कितना खर्च होगा, है ना, वो हिसाबी अधिकारी या कॉस्ट अधिकारी, लागत अधिकारी होता है, तो वो वहाँ पे रख देगा स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे मजदूर के ऊपर दो हो गए, एक तो उत्पादन अधिकारी खुद और दूसरा हिसाब अधिकारी जो हिसाब के बारे में देखेगा। ठीक है, बाद में उसके लगा कि भाई मैं ये सब करने जा रहा हूँ तो मैं क्वालिटी पे, दूसरा कार्य करने जा रहा हूँ तो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्वालिटी पे ध्यान दे रहा हूँ तो दूसरे कार्य मेरे से नहीं हो रहे, तो उसने स्पेशलिस्ट गुणवत्ता, क्वालिटी को ध्यान में रखने वाला एक कर्मचारी, मतलब एक स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ वहाँ पे रख दिया, जो गुणवत्ता के बारे में देखेगा, इन लोगों की कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और बाकी का अनुशासन का कार्य वो सब कौन देखता था, उत्पादन अधिकारी खुद देखता था, है ना। बाद में उसको लगा कि और काम बढ़ रहा है, और काम बढ़ रहा है, मैं मेरे से मतलब हर एक काम नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ छूट जा रहा है, अनुशासन, यहाँ पे अनुशासन देखने जाता हूँ तो वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे देखने जाता हूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो हम क्या करें। तो उसने एक अनुशासन को ध्यान में रखने वाला एक और स्पेशलिस्ट, मतलब विशेषज्ञ रख दिया, बराबर है। तो ये मजदूर के ऊपर क्या हुआ, तीन प्रकार के लोग ध्यान देने लग गए। अभी और कार्य बढ़ रहा है, और कार्य बढ़ रहा है, तो ये उत्पादन विभाग वाला जिस जो कार्य के लिए अलग स्पेशलिस्ट रखने की जरूरत पड़ेगी वो स्पेशलिस्ट रखता जाएगा। तो ये मजदूर के ऊपर कितने सारे हुक्म देने वाले हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन सभी के कार्य के लिए उसके स्पेशलिस्ट दिए गए, यहाँ पे स्पेशलिस्ट, यहाँ पे विशेषज्ञ, यहाँ पे विशेषज्ञ, यहाँ पे विशेषज्ञ, यहाँ पे। तो ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, ये व्यवस्था तंत्र कैसा हो गया, कार्य अनुसार हो गया। चलो एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपको थोड़ा और मजा आएगा। समझ लो कि एक डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन, अभी वो हर एक पेशेंट के बारे में जनरल चीज़ें देखता है, हर एक पेशेंट के बारे में, जनरल चीज़ें सब देख लेता है, ऑपरेशन भी कर सकता है, सर्जन है ना, तो सब कुछ वो देख लेता है। लेकिन कोई पेशेंट ऐसा था कि उसको मतलब वो जनरल चीज़ें तो उसने देख लिया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि इसको हार्ट में थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है जो मेरे बस की बात नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एक हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाएगा, कि भाई इसका हार्ट के बारे में थोड़ा चेक कर लो, बाद में मुझे रिपोर्ट करो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो हार्ट स्पेशलिस्ट ने तो अपना भाग देख लिया, फिर भी वो पेशेंट का कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो समझ में आया कि भाई इसको है ना
थोड़ा डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, तो उसने क्या किया, एक डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट को भी उसने वहाँ पे बुला लिया, है ना। तो वो इसको चेक करके इसको बताएगा जनरल फिजिशियन को कि इसका इतना इतना प्रॉब्लम है, इसको ऐसा ऐसा ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है। और वो डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट जो है वहाँ पे देखता रहेगा। फिर पता चला कि अरे पेशेंट को तो दिमाग की भी थोड़ी बीमारी है, या फिर उसका तंत्रिका तंत्र का कुछ प्रॉब्लम है ना। तो वो न्यूरो फिजिशियन की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, न्यूरो फिजिशियन को भी बुला लेगा, न्यूरो फिजिशियन, है ना। बाद में पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो बाद में पता चला कि भाई ये लेडीज़ जो पेशेंट है उसको थोड़ा मतलब उसका बोलते हैं ना लेडीज़ प्रॉब्लम, मतलब गर्भाशय का भी कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पे उसके क्या होते हैं स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट को भी बुला लिया, स्पेशलिस्ट को उसका ध्यान रखने के लिए। हाँ, सॉरी, तंत्रिका तंत्र क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका तंत्र 10th में आप लोग पढ़ाई कर चुके हो उसके बारे में। जो हमारी चेता तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, जिसके ऊपर से पूरा हमारा मतलब दिमाग भी उसी की मतलब तंत्रिका तंत्र से ही बना होता है। और पूरे बदन में हमको कभी भी चोट लगती है या कुछ भी होता है तो हमारे दिमाग को पता चलता है, उसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। हाँ, फिर उसको पता चला इसके हड्डियों में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने ऑर्थोपेडिक को बुला लिया। फिर पता चला कि भाई इसको आँख का भी प्रॉब्लम है, तो उसको ऑप्टिमोलॉजिस्ट को बुला लिया। तो देखो यहाँ पे पहले वो खुद काम कर रहा था, लेकिन उसको ज़रूरत के अनुसार अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ रखने पड़े। भले कुछ समय के लिए रखने पड़े, लेकिन रखने पड़े। लेकिन कुछ समय के लिए रखे जाते हैं तो उसको क्या है, वो ज़रूरत के हिसाब से होते हैं, है ना। लेकिन जब कुछ समय के लिए नहीं रखते हैं, हमेशा के लिए रख दिए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि आपकी स्कूल के अंदर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो हमेशा के लिए कंप्यूटर ऑपरेट मतलब रिपेयर करने वाला नहीं रखते हो, जब कंप्यूटर रिपेयर करने की ज़रूरत होती है तब उसको बुलाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम होता है तो इलेक्ट्रिक के लिए स्पेशल मतलब हमेशा के लिए उसको पगार पे नहीं रखा जाता है, जब ज़रूरत होती है तब उसको बुलाते हैं, बराबर है। लेकिन जब पूरा बिजनेस ही बहुत बड़ा हो और पूरे बिजनेस के लिए एक इलेक्ट्रिशियन ऐसा रखे जाए कि पूरे बिजनेस में जितना भी इलेक्ट्रिक का काम है वही संभालेगा, उसको उसका वेतन दिया जाएगा, हमेशा के लिए वो इलेक्ट्रिशियन को रख लिया जाएगा। और उसमें क्या है, उस इलेक्ट्रिशियन का वेतन भी पूरा मिलेगा अगर जब धंधा बहुत बड़ा होगा तो पूरे बिजनेस में जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा उसको ही आना है, और नहीं तो उसको बैठे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसको बैठे रहना है, उसको बैठे बैठे वेतन मिलेगा। तो यह क्या हो गया, कार्यानुसार हो गया। आया समझ में? कार्यानुसार व्यवस्था। ये जो पूरा ग्रुप बना है इसको क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कार्य मतलब विशेषज्ञ, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विशेषज्ञ की जब ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब इकाई का कद, इकाई का मात्रा, इकाई का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तब हर एक कार्य के लिए स्पेशलिस्ट को कभी कभी नहीं बुलाया जाता, हमेशा के लिए रख लिया जाता है ना। और हमेशा के लिए उस व्यक्ति को रख लिया जाएगा तो वो क्या करेगा, हमेशा के लिए वो ध्यान तक देता रहेगा। अनुशासन करने वाला अनुशासन का ध्यान देगा, हिसाब करने वाला हिसाब का ध्यान देगा, है ना। लेकिन जब इकाई छोटा होता है ना, इकाई की साइज़ बहुत छोटी होती है, तो उत्पादन अधिकारी ही उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा, वही उसका अनुशासन का ध्यान रखेगा, है ना। फिर भी अभी कभी कभी उसको ज़रूरत पड़ गई तो अनुशासन के स्पेशलिस्ट को बुलाएगा ज़रूर, लेकिन सबको वो अनुशासन की ट्रेनिंग देके वो चला जाएगा। वो हमेशा के लिए पूरा साल के लिए उस इकाई में रुकेगा नहीं, है ना। तो उसको रैखिक व्यवस्था तंत्र का ही भाग बोला जाएगा, क्योंकि कार्य करने के लिए हमेशा के लिए वो अनुशासन अधिकारी नहीं आएगा, वो खाली एक बार ट्रेनिंग देके चला जाएगा। गुणवत्ता वाला हमेशा के लिए नहीं आएगा, एक बार ट्रेनिंग देके चला जाएगा। लेकिन जब उसको हमेशा के लिए रख लिया जाता है वहाँ पे कार्य करने के लिए, तो वो हमेशा इस मजदूर के ऊपर बोलता रहेगा, भाई तुम क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। ये बोलेगा अनुशासन पे ध्यान दो, अनुशासन पे ध्यान दो, अनुशासन पे ध्यान। ये बोलेगा हिसाब ठीक से बताओ, हिसाब ठीक से बताओ, हिसाब ठीक से बताओ। जब अनुशासन के लिए ध्यान रखा जाएगा तो मतलब हमेशा के लिए रखा जाएगा तो वो मजदूर के ऊपर हमेशा के लिए वो
ऊपर रहेगा उसको उसके ऊपर भी हिसाब के लिए दायित्व देना है, उसके लिए गुणवत्ता का दायित्व रहेगा, उसके ऊपर अनुशासन का दायित्व रहेगा, ऐसे बहुत कार्यों के लिए उन लोगों के ऊपर दायित्व रहेगा, लेकिन वो हमेशा के लिए रहेगा। तो वो हो गया कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र। आया समझ में? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जैसे सर यहाँ पे उत्पादन प्रबंध के ये सब है ना, और विक्रय, इन सब के विभागों में रेखीय व्यवस्था तंत्र बोला, वैसे इसको क्या बोलेंगे? कार्यानुसार, कार्यानुसार बोला तो था, इसको वही कार्यानुसार व्यवस्था जाना। तंत्र बोलते हैं। तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया था मुझको, है ना। कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। ये रहा, है ना। तो यहाँ पे कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में ये बहुत सारे कार्यों के लिए नीचे रख दिया गया, लेकिन उसके ऊपर उत्पादन अधिकारी जो है, जो पहले पूरा काम करता था, वो उसका मुख्य अधिकारी हो गया। वो क्या हो जाएगा? उसका मुख्य अधिकारी रहेगा। और मुख्य अधिकारी के ऊपर तो उत्पादन अधिकारी है, उसके ऊपर जीएम है, वो तो है ही। क्लियर हुआ ये कि आपकी नवसर्जन स्कूल है, नवसर्जन स्कूल में कभी इलेक्ट्रिक का काम खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रिशियन को हमेशा के लिए रख देंगे वहाँ पे? नहीं, क्यों? जब काम होगा तभी बुलाएंगे। नहीं तो उसको हमेशा के लिए रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो फिर उसका सर काम हो ना हो, फिर भी उसको पगार तो देनी पड़ रही है ना, महीने महीने पे। हाँ, प्रॉब्लम है, तो क्योंकि उसमें स्कूल वालों को फायदा थोड़ी। इकाई का साइज छोटा है, बराबर ना। इकाई का साइज छोटा है, ठीक है। अच्छा, अभी समझ लो कि एक बहुत बड़ी स्कूल है, जब समझ लो कि पूरे सूरत के अंदर पीपी सवाणी की कितनी सारी शाखाएं हैं? 5-6 शाखाएं हैं समझ लो पीपी सवाणी स्कूल की, है ना। तो वो इलेक्ट्रिशियन को जब ज़रूरत पड़े पर बुलाएंगे या इलेक्ट्रिशियन को एक नौकरी पर रख देंगे? इलेक्ट्रिशियन को एक नौकरी पे रख, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके कितने सारे स्कूल, जितनी सारी शाखाएं, तो हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती होगी ना। तो हाँ, अलग अलग काट ढूंढने, तो एक वहाँ, फिक्स करके रख देंगे। हाँ, तो ये वहाँ पे विशेषज्ञ को हमेशा के लिए रख दिया, इलेक्ट्रिक के विशेषज्ञ को। तो यहाँ पे ये कार्यानुसार उसको हर एक विभाग के अंदर, हर एक क्लास के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं पे उसको बार बार जाता रहना पड़ेगा। फिर उसको पगार पे रख देंगे तो उसको ये भी बोला जाएगा कि भाई तुम्हें खाली ये नहीं देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे जाऊँ, तुम्हें हर महीने हर एक स्कूल के अंदर राउंड भी मारना है, कहीं पे तुमको सामने से चेकिंग करना है पूरा वायरिंग, कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो उसको चेकिंग के लिए भी रख देंगे, है ना। जैसे कि इन्वर्टर मेरे घर पे है, तो इन्वर्टर के लिए हर महीने उसका जो मतलब कर्मचारी होता है वो हर महीने चेक करने आता है कि बैटरी में पानी तो पूरा है, बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गई है, हर महीने एक बार चेक करने आता है, नहीं होता है तो पानी भर देता है उसके अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे विशेषज्ञ रखे जाते हैं। तो विशेषज्ञ जब इकाई की मात्रा, इकाई का कद बड़ा होता है, इकाई का साइज बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, तो ऐसे विशेषज्ञों को हमेशा के लिए रखा जाता है। और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है अलग अलग विशेषज्ञों का, उसकी वजह से एक व्यवस्था तंत्र बनता है। उस व्यवस्था तंत्र को कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र बोलते हैं। आ गया समझ में आपको? हाँ सर। ये क्या लिखा है ऊपर? सैनिक व्यवस्था तंत्र। अच्छा, श्रेणिक किसे कहते हैं पता है आपको? श्रेणिक का अर्थ क्या होता है? श्रेणिक का अर्थ यह होता है कि जहाँ पे कॉलम एंड रो दोनों हो। कॉलम एंड रो मतलब इसको श्रेणिक बोलते हैं, है ना। जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे अ ब क, यहाँ पे एक्स वाई जेड, है ना। तो यहाँ लाइन वाइज। हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई काम है तो वो समझ लो अ विभाग का काम है, और उसके ऊपर एक्स विभाग का काम, एक्स विभाग वाले भी वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। मतलब है, एक तरह से देखा जाए तो कार्यानुसार का थोड़ा भाग है वो, मतलब कार्यानुसार के गुण भी उसमें देखेंगे, दिखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर अ विभाग वाला भी ध्यान देगा और एक्स विभाग वाला भी ध्यान देगा, है ना। तो यहाँ पे उस प्रकार का इसको बोलते हैं श्रेणिक। श्रेणिक यहाँ पे 3x3 का मैंने बनाया है। इसी तरह यहाँ पे कोई कार्य है,
है ना। तो यहाँ पे मैंने लाइन के बीच में बताया, कोष्टक के खाने में बताया, जबकि यहाँ पे बिंदु पे बताया है। ये बिंदु पर अगर मतलब प्रोजेक्ट नंबर 1 है, उसका संचालक यहाँ पे, प्रोजेक्ट नंबर 1 का मैनेजर यहाँ पे है, मतलब उसको ये प्रोडक्शन करना है, ये कार्य करना है, मतलब यहाँ पे पूरा कार्य उसको प्रोजेक्ट दिया है, पूरा उत्पादन करने की प्रोसेस है यहाँ पे, है ना। मतलब एक प्रकार का मोबाइल यहाँ पे बनाना है ना। प्रोजेक्ट नंबर 2 में उसको समझ लो कि चार्जर बनाना है। प्रोजेक्ट नंबर 3 में समझ लो कि उसको कुछ और चीज़ें ध्यान बनानी है। मतलब ये चलो एक प्रकार का मोबाइल बनाना है, दूसरे प्रकार का मोबाइल बनाना है, तीसरे प्रकार का मोबाइल बनाना है। ये प्रोजेक्ट नंबर 1 में एक प्रकार का मोबाइल है, प्रोजेक्ट नंबर 2 में दूसरे प्रकार का मोबाइल बनाना है, प्रोजेक्ट नंबर 3 में तीसरे प्रकार का मोबाइल बनाना है ना। तो ये तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक एक मैनेजर है उसका स्पेशल। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कौन देखेगा? प्रोजेक्ट नंबर 1 का मैनेजर। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, प्रोजेक्ट नंबर 2 का मैनेजर देखेगा। इस प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, काम होगा, तो प्रोजेक्ट नंबर 3 का मैनेजर देखेगा, है ना। अभी उसमें उसको क्या करना है? उत्पादन करना है। तो उत्पादन के लिए यहाँ पे एक मैनेजर है जो उत्पादन के, ये तीनों प्रोजेक्ट के मोबाइल के उत्पादन में ध्यान देगा। उसके लिए अगर कच्चा माल लाना है तो वो कौन ध्यान देगा? ये क्रय विभाग वाला देखेगा, है ना। उसका क्रय मतलब उसमें कच्चा माल इस मोबाइल के लिए कौन सा कच्चा माल कहाँ से लाना है, इस मोबाइल के लिए कौन सा कच्चा माल कहाँ से लाना है, इस मोबाइल के लिए कौन सा कच्चा माल कहाँ से लाना है ना। इंजीनियर जो है वो ये दोनों, मतलब ये पहले मोबाइल का उत्पादन जो हो रहा है तो उत्पादन के अंदर इंजीनियरिंग का काम देखेगा। इसमें इंजीनियरिंग का मतलब कोई मशीनरी बनानी है, ये मोबाइल बनाने के लिए जो भी मशीनरी चलती है वो मशीनरी का इंजीनियरिंग काम ये देखेगा, है ना। ये इंजीनियरिंग वाला ही देखेगा, चाहे वो प्रोजेक्ट नंबर 1 का हो, चाहे वो प्रोजेक्ट नंबर 2 का हो, चाहे वो प्रोजेक्ट नंबर 3 का हो, ये इंजीनियरिंग वाला ही देखेगा। और वही तीनों प्रोजेक्ट के लिए संशोधन और विकास कौन करेगा? ये करेगा एक ही व्यक्ति करेगा। इस मोबाइल के लिए भी वही संशोधन करेगा, इस मोबाइल के लिए भी वही संशोधन करेगा, ये मोबाइल के लिए भी वही संशोधन करेगा, है ना। तो ये हो गया श्रेणिक। श्रेणिक में क्या होता है? खड़ी लाइनें भी होती है, पड़ी लाइनें भी होती है, और वो दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कोई कार्य होता है। आया समझ में? मैंने पहले आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया, अभी वहाँ पे पढ़ते हैं। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र है। व्यवस्था तंत्र में 2 अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं। एक सामान्य क्रम का ढांचा होता है जो निर्णय प्रक्रिया का भाग है, और दूसरा टेक्निकल प्रश्नों का समाधान संबंधी ढांचा है जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं। इन दोनों ढांचों के समन्वय से उत्पन्न होते ढांचे को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। बराबर है। तो वहाँ पे ये वाला तो है ही, ये वाला देखो, आप देख सकते हो कि ये एक प्रकार का रैखिक व्यवस्था तंत्र है। यहाँ पे जनरल मैनेजर, उसके नीचे उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, संशोधन विभाग, जो भी है। एक दूसरा ढांचा यहाँ पे तैयार किया, ये भी एक श्रेणिक है जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसका एक प्रोजेक्ट का अलग मैनेजर, दूसरे प्रोजेक्ट का अलग मैनेजर, उसके नीचे तीसरे प्रोजेक्ट का अलग मैनेजर, चौथे प्रोजेक्ट के लिए चौथा मैनेजर, पांचवें प्रोजेक्ट के लिए पांचवा मैनेजर। ऐसे बहुत सारे रखे जा सकते हैं, जितने प्रोजेक्ट उतने मैनेजर, यहाँ पे जितने कार्य उतने मैनेजर, है ना। तो दोनों ही ढांचे का समन्वय होकर जो व्यवस्था तंत्र हो के ढांचे, मतलब ढांचा तैयार होता है, उसे श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इस प्रकार का श्रेणिक ढांचा कार्यानुसार साथ ही प्रोजेक्ट व्यवस्था तंत्र के लक्षणों का समाविष्ट करता है। ये आधुनिक विशिष्ट प्रकार का ढांचा है, क्योंकि इसमें हर एक कर्मचारी, अगर यहाँ पे कोई कर्मचारी है तो उसके ऊपर उत्पादन विभाग वाला भी ध्यान देगा और ये प्रोजेक्ट नंबर 1 के संचालक भी ध्यान देगा, दोनों का इसके ऊपर ध्यान रहेगा। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्यानुसार विशिष्टीकरण के लाभ भी प्राप्त होते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट संचालन से होने वाले लाभ भी प्राप्त होते हैं। यह अनेक आदेश पद्धतियों का उपयोग करता व्यवस्था तंत्र है। यहाँ पे उत्पादन विभाग वाला भी आदेश देगा और प्रोजेक्ट नंबर 1 वाला, संचालन वाला भी आदेश देता है कर्मचारी को। इसका रचना फाउंडेशन, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में क्या, इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व दिया जाता है। जितने प्रोजेक्ट होते हैं उतने प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। 5 प्रोजेक्ट हो तो 5 मैनेजर, यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट की आकृति बनाए तो 3 मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर साथ ही सफलतापूर्वक पूर्ण करने का होता है।
प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञ स्टाफ हो अलग अलग कार्य विभाग में से प्राप्त किया जाता है। इन प्राप्त विशेषज्ञों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप संशोधन और विकास विशेषज्ञ, उत्पादन रचना विशेषज्ञ, तकनीकी विशेष कंप्यूटर विशेषज्ञ, ऐसे अलग अलग ऊपर होते हैं। वहाँ पे यहाँ पे हो सकते हैं। इन प्राप्त विशेषज्ञों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। इन विशेषज्ञों को प्रोजेक्ट कार्य दौरान किसी भी विभाग से प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्ट पूर्ण होते ही उनको मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है। अगर प्रोजेक्ट नंबर 1 को उत्पादन विभाग का उत्पादन वाले का काम है तो उसको फ़ोन करके बुला लिया जाता है वहाँ पे, है ना। बाद में मतलब उसको मतलब प्रोजेक्ट नंबर 2 वाले को क्रय विभाग वाले का काम है तो उसको फ़ोन करके बुला लिया जाता है। बाद में वो वापस चला जाता है, बाद में यहाँ पे आता है, बाद में वो वापस चला जाता है, बाद में ये फ़ोन करता है तो यहाँ पे आता है, बाद में वो वापस चला जाता है, बाद में प्रोजेक्ट नंबर 4 वाला बुलाता है तो यहाँ पे आता है, बाद में वो वापस चला जाता है। प्रोजेक्ट पूर्ण होते ही उसको वापस भेज दिया जाता है ना। अभी बड़ी हॉस्पिटल होती है तो बड़ी हॉस्पिटल में क्या होता है, किसी का ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन करने के पहले उसका चेकअप होता है पूरा, है ना। पूरा चेकअप होता है तो पूरा चेकअप करने वाले को बुलाया जाता है, फिर उसको भेज दिया जाता है। बाद में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद उसको अलग अलग दवाई दी जाती है तो उसके अलग उसके हिसाब से अलग अलग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है तो उसके चेकअप के लिए स्पेशलिस्ट भी बुलाए जाते हैं और बाद में वो चले जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन होने के बाद भी उसको अलग अलग ज़रूरत के अनुसार स्पेशलिस्ट को वापस बुलाया जाता है कि ऑपरेशन होने के बाद इसमें क्या परिवर्तन आया है। ठीक है। ऊपर के चार्ट से स्पष्टता पता चलता है कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में अधिकार का प्रवाह दोहरा होता है। अधिकार का प्रवाह दोहरा होता है मतलब यहाँ पे जनरल मैनेजर उत्पादन विभाग को अधिकार देते हैं, उत्पादन विभाग वाला जो है वो यहाँ पे जो कर्मचारी है उसको अधिकार देंगे, है ना। इसी तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 वाला अपने हिसाब से उसको उसके प्रोजेक्ट के बारे में अधिकार सौंपेगा, है ना। लेकिन ये इसको जो कार्य दिया जाएगा, है ना, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं दिया जा सकता। इसको जो कार्य दिया जाएगा प्रोजेक्ट नंबर 1 के लिए दिया जाएगा, इसको जो कार्य दिया जाएगा प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए ही दिया जाएगा। जनरल मैनेजर की ओर से विविध विभागों को साथ ही विविध प्रोजेक्ट के संचालक को ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में सत्ता दी जाती है, तो रैखिक व्यवस्था तंत्र जैसा हो गया। बाएं पक्ष में यह भी दर्शाया गया है कि प्रत्येक प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके लिए आवश्यक विशेषज्ञ अलग अलग विभागों में से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र में श्रेणिक रचना होती है जहां टेक्नोलॉजी और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हो ऐसे संयोगों में समन्वय करना आवश्यक होता है। वहाँ इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल सिद्ध हुआ है। क्लियर हुआ कि एक फैक्ट्री में पेन का उत्पादन होता है, पेंसिल का उत्पादन होता है और मार्कर का उत्पादन होता है ना। अभी पेन का उत्पादन करने का प्रोजेक्ट नंबर 1 है, पेंसिल का उत्पादन करने का प्रोजेक्ट नंबर 2 है, मार्कर का उत्पादन करने के लिए प्रोजेक्ट नंबर 3 है ना। वो तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर एक मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके नीचे 3 कार्य है तो तीनों कार्यों के लिए पेन का पेन का जो प्रोजेक्ट है उसको एक अलग प्रोजेक्ट मैनेजर दिया जाता है ना। ये पेंसिल के प्रोजेक्ट के लिए अलग मैनेजर होता है, ये मार्कर के मैनेजर के लिए अलग मैनेजर होता है। अभी उसका उत्पादन पेन वाले को उत्पादन करना है तो वो क्या करेगा, उत्पादन अधिकारी को बुलाएगा और उसको बोलेगा कि देखो यहाँ पे पेन का उत्पादन हमें करना है, इसके लिए जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पे ध्यान दो, तो इस प्रकार से करना है, ये करना है, इसका आकार ये रखना है। उसने पेन के लिए डिज़ाइन किसने बनाई है, उत्पादन वाले ने नहीं बनाई है। डिज़ाइन किसने बनाई है, प्रोजेक्ट नंबर 1 वाले ने बनाई है। डिज़ाइन किसने बनाई है, प्रोजेक्ट नंबर 1 वाले ने बनाई है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर के कहने पर ना, हाँ उसके कहने पर, लेकिन डिज़ाइन बनाई है उसने खुद ने, है ना। और उसके हिसाब से उत्पादन करने वाला क्या करेगा,
वो जैसे बोलेगा उस हिसाब से उत्पादन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। उस हिसाब से क्रय करने वाला कच्चा माल ज़रूरत पड़ेगी तो कच्चा माल कौन लाएगा, प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, इंक की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेफाइट की ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन लाएगा, क्रय विभाग वाला लाएगा। उसी पेन के उत्पादन के लिए जो मशीन था वो मशीन के लिए कौन देखेगा, इंजीनियरिंग विभाग वाला देखेगा। उसी पेन के लिए कुछ गलती नहीं होती है या मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहता है, कुछ तकनीक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो संशोधन और विकास वाला चेक करेगा, है ना। तो इस प्रकार जितने भी दूसरे कार्य होंगे तो कंप्यूटर उस विभाग उस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर वाला देखेगा। उस विभाग में इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम है तो वो इलेक्ट्रिक वाला देखेगा, है ना। उस इसी तरह दूसरे पेंसिल का प्रोजेक्ट में उत्पादन के लिए वही उत्पादन वाले अधिकारी को बुलाया जाएगा, उत्पादन करने वाले को बुलाया जाएगा और वो इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके देगा कि इसमें इस प्रकार से उत्पादन करना है, इस प्रकार की डाई लगेगी, इस प्रकार का जो है वो लगेगा, और वो करके भी देगा उत्पादन का कार्य। और इसी प्रकार क्रय का कार्य के लिए वापस इस क्रय वाले को ही बुलाया जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे इंजीनियर मशीनरी में चेकिंग करने के लिए इंजीनियर को बुलाया, संशोधन और विकास वाले को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बुलाया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से बुलाया जाएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर वाला, संशोधन और विकास वाला, इंजीनियर, क्रय, उत्पादन विभाग, उसके लिए एक जनरल मैनेजर ऊपर होता है, उन सब के ऊपर। क्लियर हुआ आप लोगों को?